हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम समझने वाले हैं, जिसकी क्वेरी कई हमारे प्रोफेशनल्स की दोस्तों की मुझे आ रही थी। सर, आप अपडेटेड रिटर्न के बारे में कुछ बताइए, सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A। तो इसके बारे में बताना था मुझे, लेकिन ड्यू डेट थी रिटर्न्स की, काफ़ी काम कुछ और थे, जिसकी वजह से ये थोड़ी डिले हो गई। लेकिन आज हम इसको डिटेल में समझेंगे कि ये अपडेटेड रिटर्न क्या होती है, साथ में ये की टाइम लिमिट क्या है ये भी आप समझेंगे, और ये कि कब से एप्लीकेबिलिटी है इसकी, और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और इस पर जो एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी होती है उसका फंडा क्या है, किस तरह से किया जाता है, वो भी हम समझेंगे। और ये अपडेटेड रिटर्न कौन फाइल नहीं कर सकते हैं, ये आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर पसंद आए तो लाइक तो बनता है। आओ बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हमें समझना है कि अपडेट रिटर्न क्या है। तो ये अपडेट रिटर्न सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A के अंतर्गत लाया गया है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम नॉट फाइल्ड अर्लियर, यानी हमने पहले कोई रिटर्न फाइल नहीं की, अब हम इसको करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन हमको दे दिया है कि हम इसके थ्रू फाइल कर सकते हैं। सेकंड, टू रेक्टिफाई एनी इनकरेक्ट डिस्क्लोजर इन इनकम टैक्स रिटर्न। दूसरा ये दोस्तों कि इसके अंदर अगर हमने कोई डिटेल जो गलत डाली थी, जिसको हम रेक्टिफाई करना चाहते हैं, इनकरेक्ट डिस्क्लोजर को, हम उसके लिए भी ये अपडेट रिटर्न कर सकते हैं। अब उसके आगे हम देखेंगे कि तो रेक्टिफाई और चेंज, अगर रेक्टिफाई या चेंज करना है हेड ऑफ इनकम, गलत हेड में चला गया था इनकम आपका, तो उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं। और टू रिड्यूस दी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, अब इसमें याद रखिए यहाँ बताया कि रिड्यूस, यानी आप रिड्यूस करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन आप लॉस इंक्रीज नहीं, रिड्यूस तो कर सकते हैं लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकते। उसके आगे बताया जा रहा है कि टू रिड्यूस अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, यहाँ भी हम देखिए, जैसे यहाँ इतनी रिड्यूस की बात की, यहाँ भी करें कि ये आपका कोई अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उसको भी रिड्यूस करना है तो आप ये अपडेटेड यूज़ कर सकते हो, इंक्रीज के लिए ये अलाउड नहीं है। और टू रिड्यूस इनकम टैक्स क्रेडिट, यानी अगर कोई इनकम टैक्स क्रेडिट आपकी है जिसको आप रिड्यूस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कुछ गलत ले लिया है और मैट वगैरह आपका कोई था, उसके अंदर क्रेडिट आपका आपने गलत लिया है, लेकिन आपको उसको सुधारना है, तो इसमें भी आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आप इंक्रीज नहीं कर सकते। तो आप एक शॉर्ट में समझ लीजिए कि ये जो अपडेटेड रिटर्न है, इसमें आप रिटर्न तो फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो किस लिए कि अगर आपने कोई इनकरेक्ट डिस्क्लोजर किया है, वो है आपको रेक्टिफाई करना, तो आप कर सकते हैं। आपने हेड ऑफ इनकम कुछ गलत कर दिया था तो उसको आप कर सकते हैं। आपने कोई कैरी जो लॉस था आपने बढ़ा के दिखा दिया तो उसको कम करना है तो वो आप कर सकते हैं। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है, उसको आप कम कर सकते हैं। आपका इनकम टैक्स क्रेडिट जो मैट वगैरह में होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का, उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। वो क्यों है आगे हम समझेंगे। दोस्तों, उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइम लिमिट ऑफ सबमिशन क्या है इसकी, कि कब तक इसको हम सबमिट कर सकते हैं। तो ये सबमिशन की इसकी डेट है 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी जो भी असेसमेंट ईयर है उसके आगे आप 24 मंथ तक, यानी 2 साल तक आप इसको भर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझ सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 20 to 23 की जो रिटर्न है ना, तो ये 23 ये रिटर्न है, तो उसके आगे आप 2 साल 24 मंथ और ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 25, यानी 31 मार्च 2025 तक आप ये अपडेट रिटर्न भर सकते हैं। और एक एग्जांपल लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल हम अगर फाइनेंशियल ईयर जो पिछला प्रीवियस ईयर था हमारा, तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जिसकी हमने रिटर्न फाइल की थी, तो उसकी असेसमेंट ईयर का एंड है मार्च 22, तो ये मार्च 22 है, तो उसके आगे हम और 2 साल लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 24। यानी अगर मार्च 21 की रिटर्न हमको फाइल करनी है फाइनेंशियल ईयर की, तो उसकी डेट हमारी हो जाएगी हमारी 24 तक, यानी मार्च 2024 तक हम ये अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और इस साल की अगर हमको अपडेट रिटर्न करनी होगी
तो उसकी डेट आएगी हमारी मार्च 2025। तो ये डेट हमें याद रखनी है, इस डेट के अंदर ही हमारी ये रिटर्न अपडेट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से है, यानी कब से ये लागू हो गया है। तो ये हमारे 20 साल की जो फाइनेंशियल ईयर है उससे स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 2022 से, यानी इन्होंने स्टार्ट किया था ये अपडेट रिटर्न का सिस्टम। तो ये हम 1 अप्रैल से कर सकते हैं, लेकिन पिछले हमारी जो 24 मंथ के अंदर जो आ रही है रेवेन्यू असेसमेंट ईयर की, उसकी हम रिटर्न फाइल कर पाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इनकम टैक्स जो होता है हमारे अपडेट रिटर्न का। तो ऑब्वियसली बात है, अगर टैक्सेबल लिमिट के क्रॉस हो जाता है हमारा इनकम, तो हमको टैक्स लाइबिलिटी तो आएगी। तो उस वक्त इसकी टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी समझते हैं कि सेक्शन 140B और इनकम टैक्स एक्ट, इसके हिसाब से हम देखेंगे इन्होंने जो कैलकुलेशन दिया है इसका टैक्स पेएबल, कि जो भी इसका टैक्स पेएबल आपको भरना है, इंटरेस्ट है ये आपको भरना है, फीस पेएबल यानी जो लेट फी वगैरह होती है वो आपको भरनी है। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो अभी की रिटर्न में जो अगर डिले हो जाता है, बिलेटेड रिटर्न में भी हम ये करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो एडिशनल बात ये है, अमाउंट पेएबल एज एडिशनल टैक्स फॉर टेकिंग बेनिफिट ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A। इसमें ये एक नई बात है कि एक एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी आपको दी जाएगी कि जब आप भर रहे हो, गवर्नमेंट ने आपको रिलीफ दिया है कि आप अपडेट रिटर्न 2 साल बाद भी भर पा रहे हो। पहले जो जो हमारे लिए ऑप्शन नहीं था, तो उसके बदले में डिपार्टमेंट हमसे कुछ और एक्स्ट्रा टैक्स लेगा। तो वो टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये एक एडिशनल टैक्स भी इसके साथ भरना है। ये तो टैक्स पेबल था, इंटरेस्ट था, लेट फी था, ये तो हमें पता ही है, पर इसके अलावा एक एडिशनल टैक्स भी हमको भरना होगा। एडिशनल टैक्स कैसा कैलकुलेट हमें आगे देखेंगे। और उसके बाद ये जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आएगी, टैक्स पेबल, इंटरेस्ट, फीस पेबल, अमाउंट पेबल, जो एडिशनल टैक्स है वो मिला के टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी हो गई। अब उसके बाद जो TDS, TCS, एडवांस टैक्स जो आपका था वो सब आपने ले लिया। उसके बाद आपको सेक्शन 140B के अंतर्गत जो भी आपकी टैक्स नेट टैक्स लाइबिलिटी है वो आपको भरनी होगी। तो ये रहा हमारा ये कैलकुलेशन का पार्ट। लेकिन जो एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी क्या है वो भी समझ लेते हैं कि एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी जो हमको भरनी है, SSC को भरनी है, वो किस बेस पे भरनी है, उसके पीरियड के हिसाब से। फॉर एग्जांपल SSC ने अपनी रिटर्न जो है 12 मंथ के अंदर भर दी एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो उसको 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एडिशनल टैक्स लाइबिलिटीज को आएगी। जो भी टैक्स अमाउंट था, सरचार्ज था, हायर एजुकेशन से था और इंटरेस्ट वगैरह था, उस पर टोटल जो अमाउंट है वो तो टैक्स होगा। फॉर एग्जांपल वो आ रहा है आपका 10,000 रुपीज़, तो इसका 25% आपको 2,500 रुपये एक्स्ट्रा, यानी टोटल 12,500 आपको भरना होगा। ये है आपकी 12 मंथ्स के अंदर के लिए। अगर आप रिटर्न फाइल, आपकी अपडेट रिटर्न फाइल जो कर रहे हैं जो है 24 मंथ के पहले, 12 मंथ की बात कर रहे हो और 24 मंथ के पहले कर रहे हो, तो उस वक्त आपकी ये जो एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी होगी 50%। इस एग्जांपल को हम पकड़ेंगे तो 10,000 अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट, टैक्स, ये सरचार्ज जो भी मिला के 10,000 आपका आ रहा है, तो उसके बाद आपको 50% यानी 5,000 आपको आपकी एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी होगी। टोटल आपको 15,000 रुपीज़ भरना होगा। तो दोस्तों ये एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी भरने के बाद ही आप अपडेटेड आपकी फाइल कर सकते हो। तो एक सवाल दोस्तों हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि फिर इसका फ़ायदा क्या है, कि ये तो वो ज़्यादा कुछ भरना पड़ रहा है, तो उसके लिए अभी क्या किया जाए। तो दोस्तों ये समझ लीजिए, ये उनके लिए बेनिफिट है कि जिनकी टैक्स लाइबिलिटी तो थी और उन्होंने भरी नहीं थी, रिटर्न फाइल हुआ नहीं, तो उनके लिए अच्छा चांस है कि डेट निकल गई है। अब ये डेट निकल जाने के बाद रिटर्न फाइल नहीं हो रही है, तो अपडेटेड रिटर्न के ज़रिए ये अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो जिससे उनको अगर कोई फ्यूचर में नोटिस वगैरह है उससे आप बच सकते हो।
कई बार होते जो अमेनिटी स्कीम होती थी, है ना, हम देखते थे उसके अंदर भी बताया जा रहा था कि इतना रिड्यूस करके आपको भरना है। तो ये उसका उल्टा है, समझ लीजिए कि आपको पहले ही एक दिया जा रहा है ऑप्शन कि आप अपनी खुद से ही टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए, उस पर एडिशनल टैक्स भर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। इसमें गवर्नमेंट के इंटेंशन ये भी समझ में आ रहा है कि जो अननेसेसरी लिटिगेशंस होते हैं, जो नोटिसेस होते हैं, वो एक लाइबिलिटी होती है और ना टैक्स कलेक्शन हो पाता है और एक एडिशनल बर्डन गवर्नमेंट पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे भी होता है। तो उससे उभरने के लिए भी एक उनके लिए अच्छा ऑप्शन था। दोनों का फ़ायदा है, सबका साथ सबका विकास। तो ये एक एसएससी के लिए भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट एक वाली बात है कि ये सब जो प्रॉब्लम से वो अपने आप को बचा सकते हैं अपडेट रिटर्न के इसमें। और कई बार होता है कि गलतियां हो जाती है और बाद में पता चलता है कि भाई ये हमारी चीज़ छूट गई है, तो उसको क्या करें, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इन्होंने एक ऑप्शन दे दिया है ये सेक्शन 139(8)(a) के अंतर्गत कि आप अपडेट रिटर्न कर दीजिए, अपनी गलती खुद से सुधार दीजिए इससे पहले कि आपको कोई नोटिस आए और गवर्नमेंट ऑफिसर आपको इसको सुधारने के लिए आपके लिए पीछे पड़ जाए। तो इसके लिए एक ऑप्शन इसके लिए ठीक है। और यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है कि जहाँ रिफ़ंड क्लेम कर सके कि रिफ़ंड हमारा छूट गया था हम उसके लिए, तो उसके लिए अपडेट रिटर्न नहीं है। या तो हमारा रिफ़ंड पहले कम क्लेम किया था तो ज़्यादा होना चाहिए था, उसको बढ़ाने के लिए तो उसके लिए भी ऑप्शन नहीं है। तो ये एक ऑप्शन इसी के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि जिसकी गलती हो गई है उसको रेक्टिफाई करनी है, उसके लिए ऑप्शन दे दिया गया है। या कुछ छूट गया है और कुछ गलत कर दिया है, रात को नींद नहीं आ रही है आपको कि भाई कभी भी नोटिस आ गई तो क्या करूँगा, डेट भी निकल गई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने ये आपको ऑप्शन दे सेक्शन 139 सबसेक्शन 8(a) के अंतर्गत आप रिटर्न फाइल कर दे अपनी और अच्छी से नींद ले ले, आपकी सेहत भी अच्छी रहे। तो दोस्तों ये एक एडे बेनिफिट उनके लिए ये, लेकिन कुछ लोग जो है जिनके लिए ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है वो भी हम देखते हैं कि व्हेन अपडेट रिटर्न कैन नॉट बी सबमिटेड, कि कौन इसका लाभ उठा नहीं सकता है, किसको ये अलाउड नहीं है कि वो अपडेट रिटर्न कर ले। तो सबसे पहले कि सर्वे, जो सेक्शन 133(a) के अंतर्गत जो सर्वे होता है, अगर किसी एसएससी का सर्वे कंडक्ट हो गया है और वो चाहता है कि अब मैं अपडेट रिटर्न करके अपना पश्चाताप करूं और गलती को रेक्टिफाई करूं और टैक्स भर के आपको इससे बच सकूं, तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। एनी प्रोसीडिंग ऑफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकॉम्पुटेशन और रिवीजन इज पेंडिंग और कंप्लीटेड इन दैट ईयर, कि किसी के पहले से ही कोई असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट है, रिकॉम्पुटेशन है, रिवीजन है, तो उसके लिए ये नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए नोटिस तो निकल ही चुकी है, उसके लिए उसकी प्रोसीडिंग चल ही रही है। दूसरी इसके बाद है कि ईओ हैज इंफॉर्मेशन अगेंस्ट सच पर्सन अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ब्लैक मनी और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स और बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन और स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट एंड द सेम हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू द एसएससी, कि इसके अंदर कोई भी आ चुका है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ब्लैक मनी है, बेनामी प्रॉपर्टी है, स्मगलर वगैरह का जो भी जो एक्ट है इसके अंदर आ गया और एसएससी को इसकी लेटर कम्युनिकेशन वगैरह के जरिए दे दी है, इसकी नोटिस भी आ गई है। तो अब वो चाहता है कि मैं अपडेट रिटर्न करूँ, तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, इसका अवेल फैसिलिटी नहीं कर सकता है, उसके लिए ऑप्शन नहीं है। दूसरा, इन्होंने एक अपनी व्यवस्था छोड़ चुका है कि अदर नोटिफाइड पर्सन, कि इन्हें फ्यूचर में भी कोई लगता है कि इसको भी इसके दायरे में ले आना चाहिए, इसके सर्कल में ले आ जाना चाहिए कि भाई ये बंदा रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है, तो उसको आगे फ्यूचर में बताएंगे तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, उससे भी ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कुल मिला के ये बात समझ में आती है कि गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन तो दिया है हमें 139(a) रिटर्न फाइल करने की, लेकिन उसके लिए है कि जिससे सबका साथ सबका विकास हो। यानी आप सोचेगा एसएससी कि रिफंड बढ़ा नहीं है तो ये अलाउड नहीं है, आपको भी फ़ायदा होना चाहिए, तो आप ठीक है आपने नहीं भरा तो आप टैक्स एडिशनल टैक्स भर दीजिए, है ना। लॉस रिड्यूस करना है, डिप्रिसिएशन जो अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन है वो रिड्यूस करना है, तो ये रिड्यूस करने के लिए ठीक है, लेकिन इसको आप बढ़ा नहीं सकते। तो दोनों का विकास होना चाहिए, आपका भी फ़ायदा होना चाहिए और गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होना चाहिए, डिपार्टमेंट का भी फ़ायदा होना चाहिए। तो उसके लिए ये 139(8)(a) तो लेकिन ऑप्शन तो अच्छा है, क्योंकि अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है, किसी को कोई अपने आप को सुधारना चाहता है, कुछ छूट गई है, कुछ चीज़ रह गई है, कुछ गलती हो गई है, तो उसके लिए ऑप्शन बहुत ही अच्छा है।
तो दोस्तों होप करते हैं कि ये डिटेल में आपको समझ आई होगी वीडियो। अगर कोई इसका पीडीएफ चाहता है, ये जो मैंने नोट्स बताया है, इसका प्लीज़ आपकी मेल आईडी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, तो आपको ये नोट्स दे दी जाएगी। सेकंड थिंग ये कि ये भी बताइए कि ये तो मैंने आपको डिटेल्स बताई है, हमारे प्रोफेशनल की क्वेरी थी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए, इसका रिटर्न फाइलिंग प्रोसीजर क्या है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो ज़रूर उस पर भी कोशिश की जाएगी कि एक वीडियो बनाए कि किस तरह से ये ऑनलाइन अपडेट रिटर्न फाइल किया जाता है। तो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।